नमस्कार दोस्तों। जब सरकारें निकम्मी हो जाए, जब सरकारें करप्ट हो जाए और जब सरकारें जॉब और इंडस्ट्रीज लगाने में असमर्थ हो जाए, ऐसे सिचुएशन में भी सामान्यतः लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। लोकतंत्र में लोग 5 साल का इंतजार करते हैं और ये सोचते हैं कि इसको आने वाले 5 साल के बाद उखाड़ के फेंक देंगे। पर नेपाल में ऐसा क्या हुआ? एक उदाहरण से समझते हैं। जब सरकारें जॉब देने में असक्षम हो जाती है, जब सरकारें इंडस्ट्रीज लगाने में असक्षम हो जाती हैं, तो स्किल्डफुल बच्चे देश विदेश प्रदेश में जाकर के अपने जॉब को तलाशते हैं। बच्चे शाम के समय जब जॉब से घर आते हैं, उस समय अपने माँ बाप से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। सपोज करिए कि एक दिन उन बच्चों को, उन परिवार को ये पता चले कि वो लोग अपने माँ बाप से कभी बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में एक हैवॉक क्रिएट होगा। अब जरा सोच के देखिए, एक निकम्मी सरकार जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल मीडियाज को बंद कर दे, ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करें? नेपाल क्रांति या नेपाल प्रोटेस्ट के तत्कालीन कारण या इमीडिएट काउज सोशल मीडिया बैन कहे जा सकते हैं। आइए जरा इसके जड़ों को टटोलते हैं। नेपाल वर्षों से भ्रष्टाचार, बैड गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेपोटिज्म का शिकार रहा और इन्हीं सभी कारणों से नेपाल की जनता काफी फ्रस्ट्रेटेड थी और इन्हीं कारणों का विरोध करने के लिए वहां की एक एनजीओ जिनका नाम है हामी नेपाल, जो वहां पे एक पब्लिक मार्च ऑर्गेनाइज करती है, जो पार्लियामेंट की तरफ कूच कर रही थी। इस मार्च का सीधा मतलब था सरकार को एक शांतिपूर्ण संदेश देना और बताना कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में करप्शन बढ़ रहा है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकारें आंखें खोलो। सरकार इनके बातों को सुनने के बजाय इनका विरोध करने लगी और इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। मामला हद से बाहर चला गया। सरकारें इनको सुनने की जगह पर रोकना और मारना शुरू कर देती है। अभी तक पुलिस के साथ क्लैश में लगभग 19 बच्चे मारे जा चुके हैं। बच्चे कहें या प्रोटेस्टर, जिसमें कि एक 12 साल का छोटा बच्चा तो शामिल। लाठी चार्ज और पुलिस फायरिंग के बाद भीड़ और उग्र हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आते हैं और देखते ही देखते प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल जाता है। स्थिति ऐसी है कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता है। केपी ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी सेफ जगह पर जाके छुप जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अन्य मीडिया हाउसेस की सुने तो पता चलता है कि वो दुबई भाग चुके हैं। जब प्रोटेस्ट शुरू होता है तो केपी शर्मा ओली को ऐसा लग रहा होता है कि ये लुच्चे लफंगे का प्रोटेस्ट है और इसको हम दमन कर देंगे। इनिशियली जब प्रोटेस्ट को किया जाता है, इनिशियली जब हामी नेपाल के द्वारा प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाता है, तो इस सिचुएशन में वो केपी शर्मा ओली पुलिस को आदेश देती है कि भाई इनको मार के हटा दो। लेकिन जैसे ही लाठी चार्ज होती है, रबड़ फायरिंग होती है, कैनन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, भीड़ और उग्र हो जाती है। भीड़ को उग्र होते देख करके मंत्रियों द्वारा या फिर कहे प्रशासन द्वारा शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया जाता है उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जिसको कि हम लोग जेनजी कहते हैं। शासन प्रशासन मंत्री को ऐसा लगने लगता है कि चीजें हाथ से बाहर जा रही है, तो रातों रात वो लोग अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और रातों रात नेपाल से भाग निकलते हैं। कुछ मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर पीटा जाता है, कुछ मंत्रियों को पानी में डुबा डुबा कर पीटा जाता है, किसी के घर लूट लिए जाते हैं, किसी का शॉपिंग मॉल लूट लिया जाता है। जनता जब जागती है तो शायद इसी प्रकार से जवाब देती है। जनता का साफ मैसेज है, आप समझिए सर, जनता का साफ मैसेज है कि एक समय तक मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, लेकिन जब आपके नेपो किड हमारे टैक्स के पैसे से पैसा बनाएंगे, लेविश लाइफ जिएंगे, पैसे उड़ाएंगे, तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। ना आपके बच्चे बख्शे जाएंगे, ना आप बख्शे जाएंगे, ना आपका शासन तंत्र बख्शा जाएगा। नेपाल की क्रांति से एक बात एकदम पानी की तरह स्पष्ट है। सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जनता जब जब जागती है, सरकार को भागना पड़ता है। जब भी किसी भी गवर्नमेंट को ये गलतफहमी हो जाती है कि आप उन्नीच भगवान हैं, उसी समय जनता जागती है और गाल पे तमाचा मारती है, उठो और निकलो यहाँ से। अक्सर देखा जाता है कि भारत के पड़ोसी मुल्क में कभी भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है, उसको सीधा सीधा भारत से जोड़ दिया जाता है। पर अब समय बदल गया है। ये वो भारत नहीं जो शांत चुप होकर के सब सुनता रहता है। अब ये वो भारत है जहां पर भारत पलटकर जवाब दे। अब भारत में किसी भी प्रकार का प्रोपोगेंडा या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करती। अब इसी भाई साहब को देखिए, इनका नाम है गुंटर फॉलिंगर, या ऑस्ट्रियन नागरिक हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, उम्र 57। मैं उम्र का जिक्र विशेष रूप से कर रहा हूँ, क्यों? उम्र 57 की हो गई है, बहुत जल्दी 60 लगने वाले, और मुझे लगता है ये पहले ही सटिया चुके हैं। इनकी बातें सुनिए, ये क्या कहते हैं। आई कॉल टू डिसमेंटल इंडिया टू एक्स इंडिया। इसका सीधा सीधा मतलब होता है भारत
तेरे टुकड़े होंगे। भारत को पीसेस में बांट दो। एज ए इंडिविजुअल, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं इन भाई साहब को एक जवाब देना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप जहाँ रहते हो वो देश है ऑस्ट्रिया, और जहाँ मैं रहता हूँ वो देश है भारत, इंडिया। भारत की आबादी 150 करोड़ के आसपास बैठती है, आपकी आबादी मात्र 92 लाख। एक और एनालिसिस बताता हूँ, भारत का क्षेत्रफल आपके क्षेत्रफल से लगभग 32 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत की जीडीपी आपके जीडीपी से, आपके देश की जीडीपी से लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा बड़ी है। मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करूँ, भारत की जीडीपी 25 से 26 गुना ज्यादा बड़ी है आपकी जीडीपी से। भारत की मीडियन एज लगभग 27 से 28 साल और आपके कंट्री के लोगों की मीडियन लगभग 44 साल, 44 ईयर्स एज। मेरी समझ से मेरी सलाह है कि आप अपने कंट्रीज को संभालें। इसलिए मुझे लगता है आप जैसे लोगों को भारत के किसी भी मसले में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।